ओके तो साउंड वेव्स में वी वर ऑन टू दैट, मैंने आपको बताया था लाउडनेस के बारे में बताया था। आई टोल्ड यू अबाउट द लाउडनेस, कि लाउडनेस क्या होती है। ठीक है, तो अच्छा उसमें हमने एक वो फॉर्मूला किया था, ठीक है, दैट वाज टू मेजर द लाउडनेस। डेसिबल्स में मेजर होती है लाउडनेस, दैट इज 10 टाइम्स log of 10 of I upon I naught। यहां पर मैंने आपको बता दिया था बीटा इज द मेजरमेंट ऑफ लाउडनेस, इट इज इसकी यूनिट्स डेसिबल्स होती है, और I इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड और द सोर्स, जो हम बोल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी क्या है, दैट इज I नॉट इज द मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर ऑफ -12 के आसपास होती है। ठीक है, नाउ इस पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लिखिए क्वेश्चन, if the intensity is increased by a factor of 20, if intensity is increased by a factor of 20, by how many decibels does the sound level increases? By how many decibels does the sound level increases? ठीक है, if the intensity increases by a factor of 20, by how many decibels does the sound level increases? मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि भाई मान लो हमारे पास कोई सोर्स था, उसकी इंटेंसिटी पहले I1 थी, 20 के फैक्टर से इंटेंसिटी को इंक्रीज किया गया, मतलब 20 टाइम्स I1 होगी, इंटेंसिटी 20 गुना बढ़ गई, तो जो साउंड लेवल है जो कि बीटा है वो कितना होगा, वो कितनी वैल्यू से बढ़ेगा। तो मुद्दा ये है कि मान लो इनिशियली बीटा जो था साउंड लेवल डेसिबल्स में, दैट वाज बीटा वन 10 टाइम्स लॉग ऑफ यहाँ पे I1 अपॉन I नॉट टू द बेस 10, ये ऐसे आ जाएगा। अब बीटा 2 जो नया साउंड लेवल है, दैट विल बी 10 टाइम्स लॉग ऑफ 10 लॉग बेस टू द 10, यहाँ पे I1 की जगह पे आएगा 20 टाइम्स I1 अपॉन I नॉट, ये नया साउंड लेवल हो गया। ठीक है, अब यहां पे ये पूछ रहे हैं कि जो साउंड लेवल है वो कितने अमाउंट से बढ़ेगा, मतलब बीटा 2 माइनस बीटा 1 पूछा जा रहा है, तो आप ऐसे लिखिए इसको, बीटा 2 माइनस बीटा 1, दिस इज द इंक्रीज इन द साउंड लेवल जो कि पूछा गया क्वेश्चन में। तो बीटा 2 माइनस बीटा 1 जो है, दिस माइनस दिस करेंगे, 10 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा लॉग ऑफ 20 I1 अपॉन I नॉट, 10 तो कॉमन ले लिया, माइनस लॉग ऑफ I1 अपॉन I नॉट टू द बेस 10, यहां पे 10 बाहर रहेगा, लॉग ऑफ समथिंग माइनस लॉग ऑफ समथिंग इज लॉग ऑफ a बाई बी। ठीक है, तो 10 बाहर रहेगा, ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ 20 I1 अपॉन I नॉट डिवाइडेड बाई, यहां पे आ जाएगा I1, ऊपर चला जाएगा I नॉट से I नॉट कैंसिल, I से I कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 टाइम्स लॉग ऑफ 20, 10 टाइम्स लॉग ऑफ 20। ठीक है, तो यहां पर आपके पास, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। अच्छा, अब यहां पे लॉग की प्रॉपर्टीज लगती हैं जो हम बेसिक मैथ्स में पढ़ चुके हैं, और लॉग के लॉग 2 लॉग 3 ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहां पे जैसे लॉग 2 की जरूरत पड़ जाएगी, लॉग 20 को लिख सकते हैं 10 इंटू 2, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 10 इंटू 2, तो लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10, लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 तो 1 होता है, और log ऑफ 2 टू द बेस 10 होता है 0.3010, तो ये 1.3 इंटू 10 करेंगे तो 13.01, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा बीटा। डेल्टा बीटा मतलब कि साउंड लेवल कितने डेसिबल्स से इंक्रीज हुआ, डेसिबल के लिए सिंबल होता है स्मॉल डी कैपिटल डी, तो 13 डेसिबल से साउंड लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया, 13 पॉइंट समथिंग डेसिबल से साउंड लेवल इंक्रीज हो गया। बोलो बात समझ में? ठीक है, चलो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आप लोगों ने सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल गिव यू सम टाइम टू सॉल्व। द नॉइज लेवल इन अ क्लासरूम इन एब्सेंस ऑफ टीचर, द नॉइज लेवल इन अ क्लासरूम इन एब्सेंस ऑफ टीचर इज 50 decibels, is 50 decibels when 50 students are present,
द नॉइज लेवल इन अ क्लासरूम इन एब्सेंस ऑफ टीचर is 50 decibels when 50 students are present, full stop. Assuming that every student emits same intensity, assuming that every student emits same intensity, find out the noise level if the number of students increases to 100. Find out the noise level if the number of students increases to 100. जब तक तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होगी कि तुम खुद आंसर निकालो, है ना, वो कैसे आएगी? जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, सीरियसली क्वेश्चन सॉल्विंग करना पड़ेगा, ठीक है, तब तक सक्सेस नहीं आएगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्लासरूम है, उसमें 50 बच्चे हैं और वो कुछ साउंड लेवल दे रहे हैं, वो साउंड लेवल है 50 का। हर बच्चा बराबर इंटेंसिटी दे रहा है। मान लो कि हर एक बच्चे की द्वारा निकाली गई इंटेंसिटी I1 है, तो 50 बच्चों ने कितनी इंटेंसिटी निकाली होगी? दैट विल बी 50 टाइम्स I1। उन इंटेंसिटी 50 बच्चों की जो इंटेंसिटी है उसकी वजह से जो साउंड लेवल है वो 50 डेसिबल्स कहा गया है। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी 50 डेसिबल्स इज इक्वल टू 10 टाइम्स log of 50 I1 upon I0। I0 तो कांस्टेंट होता है। जब तक क्वेश्चन में I0 गिवन नहीं होगा, जनरली गिवन होता ही नहीं है, तो वैसे तो I0 की वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ -12 के आसपास होती है, बट उस रेंज में होती है, लेकिन जब तक गिवन नहीं होगा यूज नहीं करना आपने उसको बेसिकली, ठीक है। अब 100 बच्चे हो गए क्लास में, 100 बच्चे हो गए, तो 100 बच्चों की इंटेंसिटी अगर 50 की इतनी है तो 100 बच्चों की इंटेंसिटी हो जाएगी 100 टाइम्स I1। अब जो नया डेसिबल्स है वो है बीटा, मान लो उसको, दिस विल बी 10 टाइम्स log ऑफ 100 टाइम्स I1 अपॉन I0, बेस 10 है दोनों जगह पे। अब फिर से क्या करो, सब्ट्रैक्ट देम, बीटा माइनस दिस करो, बीटा माइनस 50 करो, दिस माइनस दिस करेंगे तो 10 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा? log ऑफ 100 I1 अपॉन I0 माइनस 10 कॉमन आ चुका है, log ऑफ 50 I1 अपॉन I0। log A माइनस log B का फॉर्मूला लगा लो, log ऑफ A बाई B, तो अपने पास क्या आएगा? बीटा माइनस 50 इज इक्वल टू 10 टाइम्स log ऑफ दिस अपॉन दैट, मतलब 100 I1 अपॉन I0 डिवाइडेड बाई 50 I1 और I0 ऊपर, I0 से I0 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, 50 से 100 कैंसिल, 2 आ गए, तो आपके पास क्या आएगा? 10 टाइम्स log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.301, जो अभी हमने यहां पे यूज की। अब इस 50 को उधर ले जाओ, हमें बीटा निकालना है, नया साउंड लेवल निकालना है, तो 50 प्लस 10 टाइम्स 0.3010, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 53.010 डेसिबल्स। तो डेसिबल्स जो है वो 53.01 हो जाएंगे नए जो होंगे डेसिबल्स, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन देखिए, इफ साउंड लेवल इन अ रूम इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, if sound level in a room is increased from 50 decibels to 60 decibels, by what factor is the pressure amplitude increased? By what factor is the pressure amplitude increased? By what factor is the pressure amplitude increased? देखो साउंड लेवल्स जो है पहले साउंड लेवल थे 50 डेसिबल्स, तो इक्वेशन आपके पास क्या बनी? दैट इज 10 टाइम्स log ऑफ I1 अपॉन I0। अच्छा, नए साउंड लेवल हो गए 60 डेसिबल्स, तो नई इक्वेशन क्या बन गई? 10 टाइम्स
लॉग ऑफ I2 अपॉन I0 हमेशा ऐसे बनती है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 60 माइनस 50 कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 10, राइट हैंड साइड में 10 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा लॉग ऑफ I2 अपॉन I0 माइनस लॉग ऑफ I1 अपॉन I0 ब्रैकेट क्लोज्ड। 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ I2 I0 कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड, I2 अपॉन I1 आ जाएगा, I2 अपॉन I1 और यहाँ पे बेस 10 है, दिस इज इक्वल टू 1। अब इसके आगे देखो, ये 10 यहां आएगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ I2, सॉरी लॉग तो है ना, ये 10 इधर आएगा तो ये क्या आ गया आपके पास I2 अपॉन I1। तो इंटेंसिटी का जो रेशो है वो ऐसे हो गया। अब लेकिन उन्होंने प्रेशर एम्पलीट्यूड का रेशो पूछा है। अब साउंड वेव इज कॉल्ड एज अ प्रेशर वेव, तो प्रेशर जो होता है P इज इक्वल टू, हम बोलते हैं ना डेल्टा P नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स जो भी होता है, ठीक है, दिस इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड। साउंड वेव इज कॉल्ड एज द प्रेशर वेव, तो दिस इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड, ठीक है। नाउ एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली या इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड बेसिकली, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये हमने स्प्रिंग वेव्स में भी पढ़ा, वैसे ही यहां पर भी एप्लीकेबल होगा, स्प्रिंग वेव्स में भी एप्लीकेबल होता है और यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर एम्पलीट्यूड प्रेशर एम्पलीट्यूड है, सो दिस इंटेंसिटी I2 इट विल बी P2 इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ one wave and divided P2 square divided by P1 square. P2 and P1 are the amplitudes of the pressure basically, जो यहाँ पे डेल्टा P नॉट लिया हुआ है, बस अंडर रूट कर दो तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा। So this ratio was asked, P2 upon P1. The ratio of their pressure amplitudes is how much? It is root 10. ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां से आते हैं जी न्यूमेरिकल्स, जो हमने पिच के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, वहां से कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं आते, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं, लाउडनेस से न्यूमेरिकल्स आते हैं, आए हैं पास्ट में भी, ठीक है। और तीसरा जो फैक्टर है, लिखिए तीसरा फैक्टर जो हमारा, तीन फैक्टर्स मैंने आपको बोले थे ना, एक तो था हमारा पिच, दूसरा था लाउडनेस, तीसरा लिखिए क्वालिटी। क्वालिटी और ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं वेव फॉर्म। देखो क्वालिटी वॉइस या क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी का मतलब सीधा सा ये कि क्या वो वॉइस सुरीली है कि सुरीली नहीं है, बेसिकली वो शोर शराबा है कि म्यूजिक है, ठीक है। शोर शराबे और म्यूजिक में फर्क है कि नहीं है ना। या फिर मान लो कि कोई गाना गा रहा है, अब मान लो कि तुम गाना गा दो एक, अब तुम्हारा गाना और किसी प्रोफेशनल बंदे के गाने गाने में कोई फर्क तो होगा ना, ठीक है ना। दैट डिफरेंस इज बेसिकली द क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। और क्वालिटी इज दैट फैक्टर विच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ प्लेजेंट साउंड एंड एन अनप्लेजेंट साउंड। प्लेजेंट साउंड मीन्स हमारे को वो मधुर लगेगी, अनप्लेजेंट मीन्स दैट इज नॉइज बेसिकली, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म, जो भी प्रेशर वर्सेस टाइम कर्व का, प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस कर्व का जो वेव फॉर्म होता है, अगर वो बहुत ही स्मूथ है, अगर वो बहुत स्मूथ है, इसका मतलब होगा इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो क्वालिटी विल बी हाई। अगर वो स्मूथ नहीं है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी फ्रीक्वेंसीज, जैसे आप बस स्टैंड में चले जाओ, शोर शराबा होता है, कोई बस का शोर है, किसी चिल्लाने की आवाज है, वो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर अगर हो जाए तो वो ऐसे करके नहीं रहता, इट बिकम्स अ वेरी, इट्स नॉट अ स्मूथ, होता है पीरियोडिक वेरिएशन होता है, बट इट्स अ वेरी रैंडम वेरिएशन बिकॉज इट्स अ मिक्सचर ऑफ मैनी साउंड वेव्स कमिंग टुगेदर। समझ रहे हो बात को। तो क्वालिटी इज दिस थिंग, ठीक है। तो लिख लो, थोड़ा सा लिख लीजिए, इसमें ज्यादा तो इसमें है नहीं। A high quality sound wave consists of single frequency
and has a smooth waveform and has a smooth pressure curve कह सकते हैं या pressure waveform and has a smooth pressure waveform. Whereas a low quality sound wave, whereas a low quality sound wave has many frequencies mixed, has many frequencies mixed, hence the waveform is also very waveform is not smooth like this, and hence its waveform is not smooth. अच्छा मुझे याद आया, मैं आज वो लाया हूं ट्यूनिंग फॉर्क, दिखाता हूं जरा तुम्हारे को. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसमें क्या होते हैं, ये जो हमारे पास है दीज आर कॉल्ड एज द पोंग्स. ठीक है, यहां से आपका हैंडल है. ठीक है, और जब हम इसको ऐसे करके, कैन यू हियर दिस, है ना. अभी देखो मैं ऐसे करके करूंगा और आप अपने कान के पास लगाओ जरा इसको, देखो आगे से नहीं पकड़ना, तब वाइब्रेशन खत्म हो जाती है. आवाज आई कुछ, है ना. अभी तक वाइब्रेट कर रही थी, ठीक है ना. अभी जो है, अब ये छोटे वाला जो है, अब इसको लगाएंगे. ठीक है, देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. वो डिफरेंस आपको समझना है कि क्या फर्क है. ठीक है, आर यू हियरिंग समथिंग? आप आ जाओ आयुष, यहां आ जाओ, आ जाओ. ठीक, सो विल डू दिस एक्सपेरिमेंट, है ना. एक बार आपने ये अपने कान पे लगाना है, यू हैव टू सी, एंड तब उसके बाद ये लगाएंगे, तो फिर आपको सुनना है कि क्या फर्क है दोनों में. ठीक है, और यहां से पकड़ना, यू हैव टू, यहां से नहीं पकड़ना, यहां से वाइब्रेशंस खत्म हो जाती है एकदम से. ठीक है, ठीक है, ये एक वाइब्रेशन होगी. हाँ, क्या फर्क है? थोड़ी सी तीखी ऐसी, जो तीखी है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, इसकी. ठीक है, ये इसमें बहुत तीखापन है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है. और ये जो है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी लो है. ठीक है, जिसको तुम लाउड बोल रहे हो. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन दिस लेंथ. मटेरियल तो सेम है, मटेरियल इज सेम, बट इट डिपेंड्स ऑन दिस लेंथ. इस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो अब यहां पर लिखी है फ्रीक्वेंसी, मैंने तुम्हें दिखाया नहीं था, यहां पे है 512, इसकी फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज, और यहां पे लिखा है 128, इसकी फ्रीक्वेंसी है 128. जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है उसकी श्रिलनेस ज्यादा है. ठीक है, तो ये ट्यूनिंग फॉक्स होते हैं. तो ट्यूनिंग फॉक्स जो होते हैं, इसके ऊपर अभी आगे चलते होगा, इसका यूटिलाइजेशन है. ठीक है, जब हम ट्यूनिंग फॉक को करते हैं ना, तो इससे ऐसा साउंड, इससे ऐसी फ्रीक्वेंसी बनती है. एक्चुअली मेरे को तब याद आया थे, क्योंकि इसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी एमिट होगी. ठीक है, लेकिन जब हम क्लास में बैठे हैं, बहुत सारे इकट्ठे बोलना शुरू कर दे, एकदम भगदड़ मच जाए, तब फिर ऐसा कर होगा तो लो क्वालिटी हो जाएगा बेसिकली. ठीक है, जो वो होते हैं ना अपने गायक कलाकार, वो बहुत रियाज करके, जैसे हम लोग तो बाथरूम सिंगर है बेसिकली. ठीक है, लेकिन हर गायक कलाकार भी कभी बाथरूम सिंगर रहा होगा. अगर हम जो है, हम भी खूब, जो हमारा गला है ना, इट गिव्स अस अ मिक्सचर ऑफ दीज साउंड वेव्स, मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ्स ये देता है. लेकिन अगर हम अच्छी ढंग से रियाज करें तो इट कैन प्रोड्यूस अ सिंगल वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ, ताकि एकदम क्वालिटी जो है, क्वालिटी मे गेट इंक्रीज्ड. मे नॉट बी द सिंगल वेवलेंथ, बट डेफिनेटली वी हैव अ कंट्रोल ओवर आवर क्वालिटी. हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने साउंड वेव की क्वालिटी के ऊपर. ठीक है, तो इस पे कोई न्यूमेरिकल है तो थ्योरेटिकल चीज थी. ठीक है, नाउ राइट ऑन नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स. ये हम पहले भी कर चुके हैं, अब बस हम यहां पे इसको और देखेंगे. इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स.
थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, मतलब इंटरफेरेंस तो वैसे ही होता है। अब जैसे इंटरफेरेंस है, स्टैंडिंग वेव्स है, ये सारे टॉपिक जैसे जो हमने वहां पे कर लिए अपने स्ट्रिंग में कर लिए, काफी हद तक सिमिलर है, ठीक है। मान लो आपके पास दो ट्यूनिंग फॉक्स है जो मैंने अभी आपको दिखाया, मान लो ये एक ट्यूनिंग फॉक है और दूसरा ट्यूनिंग फॉक थोड़ा यहां रखा है। इसको हमने स्टक किया और इसने यहां पे वेव्स भेज दी, साउंड वेव्स। इसको भी स्टक किया और इसने भी साउंड वेव भेज दी, ठीक है। जो ये वाली साउंड वेव है उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x1, इसने थोड़ा सा ज्यादा ट्रेवल किया, इसने थोड़ा सा ज्यादा ट्रेवल किया। तो लेट अस सपोज इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज x1 प्लस डेल्टा x। डेल्टा x इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा x, ठीक है। अब ये दोनों साउंड वेव्स यहां पर मीट करेंगी और वो क्या बनाएंगी, अगर मान लो हम प्रेशर का वेरिएशन लेते हैं तो हम साउंड वेव्स को ऐसे शो कर सकते हैं। ये प्रेशर इस तरीके से वेरी कर रहा है, इस ट्यूनिंग फॉक की वजह से प्रेशर इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो इसके आगे किस तरीके से प्रेशर का वेरिएशन होगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है। तो वेरी सिंपल, हमें क्या करना है, सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा, सारी की सारी थ्योरी मैं फटाफट से यहाँ पे रिव्यू कर देता हूँ। जैसे ये वाला ये जो आपके पास ट्यूनिंग फॉक है, अच्छा अब हम ये मान रहे हैं जैसे ये दो ट्यूनिंग फॉक की तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी, तो हम लोग मान रहे हैं कि दोनों ट्यूनिंग फॉक सेम साइज के हैं, सेम मटेरियल के तो ऑफ कोर्स होते ही हैं, फ्रीक्वेंसी फिर सेम होगी, क्योंकि हमारे सिलेबस में फ्रीक्वेंसी जो है सेम फ्रीक्वेंसी के इंटरफेरेंस ही मैक्सिमम है, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है बीट्स, वहां पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की इंटरफेरेंस होती है, ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ भी सेम होगी, कोहेरेंट सोर्सेज होंगे बेसिकली, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एज वेल एज द स्पीड, एवरीथिंग विल बी सेम क्योंकि मीडियम सेम है। अब यहां पर क्या है, इसकी जो इक्वेशन है फर्स्ट वाले की इक्वेशन दैट कैन बी रिटन एज P1 इज इक्वल टू P01 साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। अच्छा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x1 है, तो साइन ऑफ kx1 माइनस ओमेगा टी हम ऐसा कह सकते हैं। अच्छा P2 इसकी जो द्वारा जो प्रेशर वेरिएशन प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो हो सकता है प्रेशर एम्पलीट्यूड अलग अलग हो, तो P01 एंड P02 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। P02 और साइन ऑफ ये इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x1 प्लस डेल्टा x, तो साइन ऑफ k टाइम्स x1 प्लस डेल्टा x माइनस ओमेगा टी। अब जब ये यहाँ पे इंटरफेयर करेंगी तो इनके बीच में, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो हम देख लेते हैं, वो चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो फेज डिफरेंस जो होता है, फेज डिफरेंस ये वाला फेज माइनस ये वाला फेज, तो ये आ जाएगा k इंटू x1 प्लस डेल्टा x माइनस ओमेगा टी माइनस फेज डिफरेंस है ना, माइनस k इंटू x1 माइनस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी विल गेट कैंसल्ड, kx1 एंड kx1 विल आल्सो गेट कैंसल्ड, तो फेज डिफरेंस जो हमारे पास आएगा उसको हम डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, k डेल्टा x बचेगा, k डेल्टा x, ये वहां पे भी आया था, बिल्कुल सेम चलेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, k डेल्टा x, या फिर यू कैन राइट इट लाइक दिस, k को लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस, ठीक है। जब हम प्लस 1 में वेव ऑप्टिक्स, प्लस 2 का वेव ऑप्टिक्स कर रहे होंगे वहां पर भी ये फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। नाउ यहां से अब हमारे पास है, इसका मतलब इन दोनों साउंड वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि इस पाथ और इस पाथ के बीच में डिफरेंस कितना है। दोनों पाथ्स के बीच में कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, वो डेल्टा x है। तो ये पाथ डिफरेंस के ऊपर फेज डिफरेंस डिपेंड करता है, फेज डिफरेंस डिपेंड करता है, और फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं यहाँ पे फॉर CI आपको याद होगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता था, अब मैं यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट्स, पूरा हम ऐसे डिटेल में हर चीज नहीं, उसी को रिव्यू करवा रहा हूं मैं सारा का सारा, क्योंकि रिवीजन नहीं है यहाँ पे। फेज डिफरेंस जो होता था, फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n पाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो फेज डिफरेंस अगर 2n पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाता था, पाथ डिफरेंस डेल्टा x दैट विल कम आउट एज n लैम्डा, इसी रिलेशन से आता था। इफ यू रिमेंबर, अगर फेज डिफरेंस को 2n पाई यहां डाल देंगे तो
एन पाई सॉरी 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा यहाँ आएगा, एन लैम्डा आ जाएगा। ये दो कंडीशंस है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ठीक है शायद। अब फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द आइडिया स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास जो है मिनिमम इंटेंसिटी होती है, मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, और फेज डिफरेंस जो आता था डेल्टा फाई, दैट वाज द ऑड मल्टीपल ऑफ 2n + 1 टाइम्स पाई बाय 2। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। और पाथ डिफरेंस जब हम निकालते थे वो कैसे निकालते थे, यहां पे डालते थे, फेज डिफरेंस को यहां पे डाल दो तो पाथ डिफरेंस निकल के आएगा इस इक्वेशन से। तो आपको याद होगा दैट वाज द ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ये सब कंडीशंस याद रखनी पड़ती है, डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस है ये, ठीक है। दिस इज व्हाट वी नीड टू मेमोराइज, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो क्योंकि इनके एम्पलीट्यूड्स अलग अलग है, प्रेशर एम्पलीट्यूड्स अलग अलग है, तो हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो ऑफ कोर्स इसकी इंटेंसिटी अलग होगी I1, इसकी इंटेंसिटी अलग होगी I2। अगर इंटेंसिटी I1 I2 अलग अलग है तो यहां पे हमारे पास इस वाले केस में होती थी मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, इस वाले केस में होती थी मैक्सिमम इंटेंसिटी और इस वाले केस में होती थी मिनिमम इंटेंसिटी। क्या होती थी वो, देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती थी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज जस्ट रिवीजन, आई एम रिवाइजिंग द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने स्ट्रिंग्स में किया है, तो यहां पर ही ये चल रहा है, तो यहां पर इसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। दिस मिनिमम इंटेंसिटी वाज √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। फिर जो प्रेशर एम्पलीट्यूड, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो नेट प्रेशर जो होता था, नेट एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 आता था, यहाँ पे प्रेशर एम्पलीट्यूड आएगा तो नेट प्रेशर क्या आ जाएगा, दैट विल बी P01 प्लस P02। और यहाँ पे जो नेट प्रेशर आएगा दैट विल बी डेफिनेटली मॉड ऑफ P01 माइनस P02, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास रिजल्ट्स थे, ठीक है जी। तो बस इन पे क्वेश्चंस कर लेते हैं जरा, ठीक है। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर, ठीक है। इसमें डेरिवेशन वी हैव नॉट हैंडल्ड। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, टू साउंड वेव्स originating from the same source travel along different path and then meet at a point. Travel along different path and meet at a point. If the frequency of source is 1 kilohertz, and the path difference is 83 centimeter, find out the type of the interference that will occur. Find out the type of the interference that will occur. Given that speed of sound in air is 332 meter per second. Given that speed of sound in air is 332 meter per second. Given that speed of sound in air is 332 meter per second. ठीक है, चलो, एक ही सोर्स से दो अलग अलग पाथ से गई, दो वेव्स गई, ठीक है। तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस जो है वो 83 सेंटीमीटर का क्रिएट हो गया।
तो क्या क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 83 सेंटीमीटर and frequency is given as 1 kilohertz means 1000 hertz and the velocity is given as 332 meter per second. So we have to tell कि भाई constructive interference हो रहा है कि destructive हो रहा है. तो it's very simple. We just have to see is this path difference. मतलब हमारे पास ये देखना है कि path difference odd multiple of lambda by 2 है या path difference इवन सॉरी इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा है. सिंपल सी बात है. तो पहले लैम्डा तो निकालते हैं. देखो जब फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी पता हो तो लैम्डा तो निकल ही जाता है बिकॉज वेलोसिटी इज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी. सो लैम्डा क्या आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा वेलोसिटी इज 332 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज 1000. तो आपके पास जो लैम्डा आ रहा है, अच्छा ये मीटर में आएगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं. 332 इंटू 100 कर दो अपॉन 1000. ये कैंसिल दो कैंसिल. तो ये आ रहा है 33.2 सेंटीमीटर. आपके पास लैम्डा ये आ गया 33.2 सेंटीमीटर. ठीक है. अब ये 33.2 सेंटीमीटर और ये पाथ डिफरेंस हमें ये बताना है. पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स वो एन लैम्डा है या पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है. हमें ये बताना है. बेसिकली आप पाथ डिफरेंस और इसका रेशियो ले लो. लेट्स चेक इट आउट कितना है. ठीक है. तो आप इसका रेशियो ले लो. तो डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा का रेशियो ले लेते हैं. डेल्टा एक्स इज 83 अपॉन लैम्डा इज 33.2. दोनों ही सेंटीमीटर्स में थे तो कोई ऐसे प्रॉब्लम तो आएगी. ठीक है. तो फोर से बन जाएगा. 4 से कहां जाएगा? 33 इंटू 4 इज योर 83 इंटू 4 332 नहीं होगा. अच्छा 83 इंटू 4 कर रहे हो. ओके 0.4. हाँ 83 इंटू 4 4 3 12 8 4 30. हाँ 332. ठीक है. 83 इंटू 4 कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 0.4. वही मैं भी देख रहा था यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीपल होना चाहिए. ये आ जाएगा आपके पास 10 अपॉन 4. ये आ जाएगा आपके पास 5 अपॉन 2. तो यहां से क्या पता चला? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5 बाई 2 टाइम्स लैम्डा. तो बेसिकली पाथ डिफरेंस इज 5 लैम्डा बाई 2. 5 इज एन ऑड मल्टीपल. तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 इसका मतलब क्या हो गया? इट इज डेफिनेटली अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल बेसिक बोर्ड लेवल का क्वेश्चन समझाने के लिए. इज इट क्लियर? इस तरीके से आता है.